अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम, एप्लीकेशन के लिए तो पढ़ रहे थे कि इसकी एक्चुअल कहाँ पर एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यही सारी बातें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से क्लियर है कि डेरिवेटिव की बात की है। इसका मतलब जो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब अलग अलग टाइप के फंक्शन थे, अलग अलग सिचुएशन थी, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से हमें डिफरेंशिएशन किस टाइप से करना चाहिए उसका, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। और यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि डेरिवेटिव जब तक नहीं बनेगा तब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही ये चैप्टर को हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अलग अलग हमें यहाँ पर टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट चेंज मतलब डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने। डिफरेंशिएशन में अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, सपोज करें कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, और हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया था। तो यहाँ पर हमारे पास में दो वेरिएबल थे, एक तो y था, एक x था, और y फंक्शन था किसका, x का, और हमने y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया। इसका मतलब क्या किया हमने, चेंज रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जितना भी अभी तक हमने काम किया वही काम किया कि y में जो चेंज आ रहा वो किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट क्या चेंज आएगा। तो वो सारी बातें हमने कैसे डिफरेंशिएशन करना है, ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। अब एक्चुअल एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन हो सकती है। अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी एप्लीकेशन है। मतलब चाहे आप किसी भी ब्रांच में पढ़िए, आपको डिफरेंशिएशन के बिना काम होना नहीं है, ठीक है। खास करके मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, सिविल हो गया, ये ऐसी ब्रांचेस है अपने इंजीनियरिंग की जहाँ पर डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद में साइंस में देखा जाए तो मैथमेटिक्स में तो है ही इसका यूज़, एप्लीकेशन है ही। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फिजिक्स, आप 11-12 तक की फिजिक्स में देखते होंगे कि कहीं पर भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, कहीं पर भी हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, चेंज रेट निकालना होता है, तो आप फिजिक्स में भी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। डेली लाइफ में इसका यूज़ है। डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू हम समझ लेंगे कि क्या इसका डेली लाइफ में यूज़ हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज़ है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी क्या हम देखते हैं कि चेंज क्या हो रहा, जो डेटा कलेक्शन हो रहा उस डेटा कलेक्शन में किस रेट से यहाँ पर चेंज आ रहा। तो जहाँ पर भी चेंज रेट की बात की जाती है वहाँ पर डिफरेंशिएशन की यहाँ जरूरत होती है। इसीलिए डिफरेंशिएशन को हमने इतने डेप्थ तक 12th क्लास में पढ़ा है। तो ये बात क्लियर हो जाए कि डिफरेंशिएशन अच्छे से रहेगा तभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा, तभी इसके बाद में इंटीग्रेशन समझ में आएगा। अभी भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो फिर से आप एक बार देख लीजिए पूरा डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप एक बार समझ के और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजी चैप्टर यहाँ पर बनने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया कि टोटल 44 मार्क्स के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि टोटल कैलकुलस से रिलेटेड 44 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है, जो कि बहुत बड़ा एक वेटेज है। और 44 मार्क्स मतलब लगभग आधा मैथ्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हमें यहाँ पर चेंज रेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना होगा, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटी पढ़ना होगा, जो कि अभी स्टार्ट करने वाले ही हम। इसके बाद में एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। इसके बाद में मीन वैल्यूज थ्योरम, जो हमने डेरिवेटिव के समय में ही वहाँ पर मीन वैल्यूज थ्योरम पढ़ा था, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है हमें कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और उसको डेरिवेटिव के थ्रू कैसे निकाला जाता है। और आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन की जो हमने डेफिनेशन दी थी वो टेंजेंट से ही डेफिनेशन दी थी हमने। इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने टेंजेंट को समझा था। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशन है,
और मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सारी एप्लीकेशन के अलग अलग पार्ट है, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट चेंज, देखिए किसकी बात की है, रेट चेंज की बात की है। किसके रेट चेंज की बात की है, क्वांटिटी के रेट चेंज की बात की हुई है। कहने का मतलब मान लिया जाए कि हमारे पास में y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि y और x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सपोज करें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओवरऑल इस फंक्शन में हमें वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं, दो दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन, x और y, दो वेरिएबल है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। ये हमेशा मैं डिस्कशन करता हूँ, लेकिन फिर और एक बार डिस्कशन करेंगे साथ में, क्योंकि पूरा जो एप्लीकेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वांटिटी मैं यही से इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ। जो क्वांटिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो वेरिएबल होगा और दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, इस पर हमने डिफरेंशिएशन पर डिस्कशन कर लिया कि कांस्टेंट दो टाइप से हो गए, एक तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को जनरली ABC, स्मॉल ABC से डिनोट किया जाता है, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट मतलब नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप एग्जांपल, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएशन में ज़्यादा डिटेल में हमने इसको समझा था। अब वेरिएबल भी जो हो गए वो दो टाइप के हो गए, और वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, जो फंक्शन बनाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो y है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम और यहाँ पर ले रहे हैं। मान लिया जाए कि कोई लेक है और कोई तालाब है, हम बोल सकते हैं, और बिल्कुल उसका जो पानी है बिल्कुल शांत है, और हम क्या कर रहे हैं, एक कंकड़ लेके उसमें पानी में, स्थिर पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि एक सर्कुलर वेव्स वहाँ पर बनेगी। सर्कुलर वेव्स कैसी बनेगी, मान लिया जाए कि आपने पानी में कंकड़ डाला तो एक सर्कल बनेगा, फिर उसके बाद में बड़ा, वो सर्कल बड़ा होते हुए जाएगा। ठीक है ना, और इस टाइप से सर्कल बढ़ते हुए जाएगा, और इस टाइप से ये सर्कल क्या होगा, बड़ा होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज, इसकी जो रेडियस थी पहले इतनी थी, फर्स्ट सेकंड में अगर देखा जाए तो इसकी रेडियस इतनी थी, सेकंड में इसकी रेडियस इतनी हो गई, थर्ड सेकंड में ये हो गई, फोर्थ सेकंड में ये हो गई, फिफ्थ सेकंड में ये हो गई। क्या हो रहा, इसकी रेडियस में चेंज हो रहा। काय में चेंज हो रहा, रेडियस में चेंज हो रहा। किसके रिस्पेक्ट हो रहा, तो टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा। बात समझ में आ रही, फिर से और एक बार, जो इसकी रेडियस थी फर्स्ट सेकंड में, मान लिया जाए कि कुछ रेडियस थी, सेकंड में और कुछ रेडियस चेंज हो गई, थर्ड सेकंड में और चेंज हो गई, फोर्थ सेकंड में और चेंज हो गई, और मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, रेडियस चेंज हो गई। बात समझ में आई, फिर से और एक बार समझेंगे, हेडिंग पर जाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट किस रेट से चेंज हो रहा और किसके रिस्पेक्ट हो रहा। क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर आर है, और जो किसके रिस्पेक्ट हो रही चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट हो रही। ठीक है, और वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोला जा सकता है, हम यहाँ बोल सकते हैं, हम रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया जाए कि आपको अगर बोला कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस पर सेकेंड 3 सेंटीमीटर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, या इंक्रीज हो रही है, ये बोला जा सकता। तो यहाँ पर इसकी यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये क्या, टाइम के रिस्पेक्ट ये जो इसकी रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर से और एक बार, जब इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया इंक्रीज होगा,
इसका सरफेस एरिया पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर और सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर अगेन सरफेस एरिया, कुछ सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया नहीं, एरिया ही बोलेंगे, सर्कल का तो एरिया ही होगा, ठीक है। तो एरिया में भी तो चेंज आ रहा काय में चेंज आ रहा, एरिया में भी चेंज आ रहा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट आ रहा, टाइम के रिस्पेक्ट आ रहा। क्यों टाइम के रिस्पेक्ट आ रहा, जैसी जैसी रेडियस बढ़ते जाएगी, पहले सेकंड में रेडियस इतनी थी, फिर दूसरे सेकंड में इतनी हो गई, तीसरे सेकंड में इतनी हो गई, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पूछा जाएगा कि इसके एरिया का इंक्रीज रेट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके एरिया का रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट क्या है या डिक्रीजिंग रेट क्या है। अगर मान लिया जाए कि किसी सिचुएशन में इसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि इसका एरिया भी डिक्रीज होगा, हो सकता क्या होगा ही। अगर मान लिया जाए पहले सर्कल इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, इतना हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले कि सर्कल क्या हो रहा, धीरे 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 इस्तेमाल होते हुए जा रहा, और जब इस्तेमाल होते हुए जाएगा तो इसका एरिया भी इस्तेमाल होगा। तो इसके एरिया का डिक्रीजिंग रेट क्या है, कितनी बड़ी एप्लीकेशन है ये, कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। मतलब अगर देखा जाए तो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनके पास में सपोज करें कि इस मेजरमेंट का कोई एक, जो भी मेजरमेंट है इसका, इस मेजरमेंट का कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, वो ऑयल भर के रखते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमें इसमें कंपनी में इतना इतना ऑयल पर मंथ लगता है, तो हम इतना एक स्टॉक रख देते हैं। कंपनी का काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि फिर ऑयल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। मशीनरी भी वहाँ पर बढ़ गई तो ऑयल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना होगा, टैंक का साइज बड़ा करना होगा, या तो फिर दूसरा टैंक रखना होगा। हम चाह रहे हैं कि टैंक का ही साइज बढ़ा दें ताकि एक टैंक में अभी भी हमारा काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टैंक को कैसे बढ़ाएंगे। टैंक को बढ़ाने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो जो टैंक है इसकी हाइट बढ़ा दी जाए, या तो फिर जो टैंक है उसकी क्या बढ़ा दी जाए, इसकी रेडियस बढ़ा दी जाए। दो तरीके हैं, या तो फिर इसकी रेडियस दी जाए, या तो फिर क्या बढ़ा दी जाए, हाइट बढ़ा दी जाए। अगर हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर दे तो इसके वॉल्यूम में किस रेट से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी हाइट किस रेट से हम बढ़ाएं, या कितनी हम हाइट को बढ़ा दें ताकि इसका वॉल्यूम इतना हो जाए, या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उतना हो जाए। तो हम डिफरेंशिएशन से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी एप्लीकेशन हो गई। फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए कि इसका रेडियस अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसका वॉल्यूम जितनी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है उतना वॉल्यूम हो जाए, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन से, डिफरेंशिएशन से ये पता कर सकते हैं कि कितनी इसकी रेडियस बढ़ाई जाए ताकि वॉल्यूम इतना हो जाए, ठीक है। तो दूसरी बात, और भी कई सारी एप्लीकेशन है। मान लिया जाए कि कोई बलून है और बलून को हम क्या कर रहे हैं, उसमें गैस को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बलून क्या है, एक स्फेरिकल बलून है, और स्फेरिकल बलून है, जैसे जैसे हम उसमें गैस इंसर्ट कर रहे हैं या एयर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके रेडियस में एक साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है। साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है मतलब उसकी रेडियस चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रही है। जब टाइम के रिस्पेक्ट उसकी चेंज होगी, क्या रेडियस चेंज होगी, तो उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जिस रेट से उसकी रेडियस चेंज हो रही उसके अकॉर्डिंग उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये हम यहाँ पर एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। कहने का मतलब एप्लीकेशन बहुत है और इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा अभी कुछ हम यहाँ पर और एक आध एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, तो आपको इतना याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जाएगा। या तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हम, जिसमें चेंज हो रहा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और विथ रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। और जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एप्लीकेशन का, वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढेंगे और उसको समझेंगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल ईजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता।
एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया जाए कि हमारे पास में क्यूब है। देखिए हमारे पास में क्या है, एक क्यूब है, ठीक, क्यूब है और वो क्यूब भी कैसा है, बलून टाइप का है, ठीक है, और वो क्यूब टाइप का है। उसमें जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं, एयर इंसर्ट और करते हैं, तो वो क्यूब क्या होता है, बड़ा होता है और वो हमेशा क्यूब ही साइज का रहेगा, ठीक है, ठीक है। बलून वो क्यूब के आकार का है और उसमें हम जैसे ही एयर को इंसर्ट करेंगे, मान लिया जाए क्यूब है, ये एयर इंसर्ट करेंगे तो ये क्यूब और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। और मशीन से हम इसको पंप जो है वो साइमल्टेनियस एक जैसा हम उसमें एयर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, एज बढ़ती हुई जाएगी, और एज बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। मान लिया जाए कि हमें बोला है कि दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब increasing at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बोला है यहाँ पर, जो क्यूब है, क्यूब का क्या हो रहा कि वॉल्यूम जो है वो कितना हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, क्या, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये हो गई कि हमें यहाँ पर ये दिया हुआ कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम हो जाता है, दूसरे सेकेंड में फिर और इतना वॉल्यूम हो जाता है, थर्ड सेकेंड में फिर और इतना वॉल्यूम हो जाता है, मतलब इतना इंक्रीज होते हुए जा रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, भाई एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फार्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अगर इसकी मान लिया जाए कि एक्स अगर 1 एज है, मतलब इसकी लेंथ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है और ब्रेथ भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या बोला है कि दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम का क्या हो रहा, रेट चेंज हो रहा, किसके रिस्पेक्ट हो रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी साइड की रिस्पेक्ट हो रहा कि टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा, किसके रिस्पेक्ट हो रहा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पता चल रहा कि पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा वो किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा। तब हमसे ये बोला कि इसकी एज में क्या चेंज आएगा, एज में क्या चेंज आएगा, या बोला जा सकता है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, सरफेस चेंज रेट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 6x²। क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन ही हो गया ये पूरा कंप्लीट। हमें बोला है कि दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो गिवन है वो क्या गिवन है, dV/dt, ठीक है। v में जो चेंज आ रहा किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम कहाँ से पता चलेगा, इसकी यूनिट से पता चलेगा क्योंकि पर सेकेंड है, इसलिए टाइम की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया जा रहा। हमने ये देखा कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, 6x²। हमसे ये पूछा जा रहा कि इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो ds का एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, ठीक है। यस का, क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना, तो एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 6 और एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n-1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो ds/dx की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा कि इसका जो सरफेस एरिया है इसमें कितना इंक्रीज होगा। क्वेश्चन बढ़िया है ना भाई, आपसे ये बोला कि ये क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट इतना है, जब बड़ा होते हुए रहेगा तो इसका सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट क्या होगा और किसके रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट वॉल्यूम चेंज हो रहा उसी के रिस्पेक्ट। तो हमें क्या पूछा है, ds/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा बोला नहीं जाएगा कि ds/dt फाइंड करिए, या ये भी नहीं बोला जाएगा कि सरफेस एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, ये भी नहीं बोला जाएगा।
हमें क्या बोला जाएगा कि इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इसके वॉल्यूम में किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा, तो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा। तो सरफेस एरिया में किसके रिस्पेक्ट चेंज होगा, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगा। आपने देखा होगा कि चेन रूल, यस का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, टी के रिस्पेक्ट। यस किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। जो हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई किया था वही चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करना। देखना डी एस बाय डी टी है ना, तो डी एस बाय डी टी ऐसा लिख दो। नया वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो डी एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एस बाय डी एक्स की वैल्यू 12 एक्स हो गई। डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या है, तो नहीं मालूम। ठीक है, तो वो हमें पता चलेगी इससे। और वो कैसे पता चलेगी, हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, v इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाय डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। सेम जैसा हमने चेन रूल से यहाँ पर किया वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। देखना डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डी वी बाय डी टी। देखिए डी वी बाय डी टी, तो डी वी बाय डी टी, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा dx और ये भी क्या हो जाएगा dx। dv बाय dx की वैल्यू कितनी है, 3x²। और dx बाय dt और dv बाय dt की वैल्यू क्या गिवन है, 9। तो dx बाय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3/x²। तो dx बाय dt की वैल्यू देखिए इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर निकाल दी, तो 3/x²। और ये कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय x। तो ds बाय dt मतलब हमें ये पता चलेगा कि जो सरफेस एरिया है वो टाइम के रिस्पेक्ट कितना चेंज होगा, तो 36/x चेंज हो जाएगा। अब हमसे अगर ये बोला जाए कि उस टाइम पर चेंज रेट बताइए कि जब इसकी जो एज होती है वो 12 सेंटीमीटर हो जाती है या 8 सेंटीमीटर हो जाती है या 6 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर मान लिया जाए हमसे पूछा कि जब एज कितनी हो जाती है, 6 सेंटीमीटर हो जाती है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना होगा, 6 होगा रखना होगा। तो डी एस बाय डी टी और एक्स इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/6 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 तो 6 टाइम हो जाएगा। सरफेस एरिया है, यूनिट क्या होगी, तो सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट, तो पर सेकेंड। मेरे ख्याल से क्या है यहाँ पर जगह कम थी, हमने यही कि एक एग्जाम्पल समझा और समझ में न भी आया तो टेंशन नहीं लेना। अभी हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पर यही काम हमें वहाँ पर करना है। ठीक है, तो वहाँ और ज़्यादा डिटेल में हम समझ लेंगे। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन में हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, सपोज करें कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इज इक्वल टू g ऑफ t, ये भी कोई फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, तो dy बाय dx अगर फाइंड करना है तो वही वाला तरीका यूज़ करेंगे हम, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, जो चेन रूल वाला फार्मूला है। फिर से और एक बार, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। देखिए dy बाय dx हमें फाइंड करना है। x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाय dx चेन रूल लिख सकते ना। नया वेरिएबल कौन आ गया, t आ गया, तो dt और dt। यदि हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो घुमा फिरा के बात तो वही है ना, आप चेन रूल बोलिए चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म, डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म बोलिए, दोनों एक ही है भाई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये तो लिख ही दिया, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो दोनों की मीनिंग यहाँ पर एक ही है। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बन सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज में, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी में आपको इस कॉन्सेप्ट पर जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया,
इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन समझना है। तो देखेंगे हम एक्सरसाइज। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कम जगह में ऐसे ही होच पोच हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, न तो पूरा क्वेश्चन था और थोड़ा इधर उधर कर दिया, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अभी हम एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद एक बार खुद अपने से प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो फिर से और एक बार देख लीजिए उसको, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ वास्तव में जो रेट चेंज है वो रेट चेंज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद में एडिशनल एक्सरसाइज को समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखना क्या बोला है, फाइंड द रेट चेंज। रेट चेंज करने की बात की है किसकी, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब अगर मान लिया जाए एरिया ए है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यहां पर रेडियस कौन है, आर है, और एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हो गया। हमें ये बोला है कि जो हमें रेट चेंज फाइंड करना है, किसका करना है, एरिया का करना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आर। तो विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। बस क्वेश्चन में ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किसका रेट चेंज करना है, एरिया का। तो एरिया क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रिस्पेक्ट, तो रेडियस के रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये रेडियस क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है इसकी, रेडियस आर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया का फार्मूला होता है, सर्कल की बात की है इसलिए सर्कल का हमने फार्मूला कर दिया। ओवरऑल हमें ए का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्लियर। ए का आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे पाई तो कांस्टेंट है ना, तो पाई में तो कोई चेंज होना नहीं है डिफरेंशिएशन करते समय, और डी बाय डी आर और आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें फार्मूला मालूम है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने, डी बाई डी एक्स यार एक्स रेस टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1। मतलब जो पावर होगी एक्स की वेरिएबल की, वो पावर जाएगी सामने और उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो 2 सामने जाएगा और आर की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। एन सामने जाएगी पावर और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। इसको इक्वेशन आप दे देंगे हम फर्स्ट। यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या निकाला हमने, एरिया निकाला। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ पर सारी यूनिट्स काय में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये काय में हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब फर्स्ट कंडीशन किस पर बोला है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डी ए बाय डी आर, जहाँ जहाँ r है वहाँ पर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हम निकालेंगे। तो यहाँ रख देते 2 पाई और इंटू 3 और इज इक्वल टू 6 पाई, 6 3 2 जा 6 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ए बाय डी आर और r इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। जब r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, केस सेकेंड when r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन डी ए बाय डी आर की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर। तो किस पर निकालना है, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई और r की वैल्यू क्या है 4, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ए बाय डी आर और r इज इक्वल टू 4 पर। तो ये हो जाएगी इसके आंसर। और एक बार कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। फाइंड दी, हमें क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि किसका रेट चेंज करने की बात की है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ
किसका रेट चेंज कर देखना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का रेट चेंज करना है, मतलब dA/dr हमें फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू। फिर दूसरी बात हमें ये ढूंढना होता है कि किसके रिस्पेक्ट चेंज करना, निकालना है हमें, तो विथ रिस्पेक्ट टू आर, और यही वैल्यू हमें फाइंड करना था। देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें नई बात सीखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप पहले अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर हम कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप एक एक करके पूरे प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप समझेंगे कि ये चैप्टर अपना जो एप्लीकेशन रेट चेंज ऑफ वेरिएबल या क्वांटिटी है बड़े इजी तरीके से हम बना सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फिर से और एक बार, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चेंज किस में हो रहा, वॉल्यूम में हो रहा, बोला है ना। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब चेंज रेट काय में है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब जो वॉल्यूम है उसका हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट करना होगा नहीं मालूम, कहीं पर मेरे ख्याल से दिया नहीं है इसमें, है ना। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, कहीं पर दिया नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट इसमें चेंज हो रहा, किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा, वो यूनिट से पहचानी है ना। देखिए ये 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर हो गया, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, क्यूब होगी, तो यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, और बाय सेकेंड लिखा हुआ है। सेकेंड मतलब इसकी नीचे वाली जिसके रिस्पेक्ट बात की है उसकी यहाँ पर हमें यूनिट गिवन है, तो किसके रिस्पेक्ट बात की है, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट। पहली बात तो क्वेश्चन से हमें ये निकालना है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। क्लियर। फर्स्ट लाइन पढ़ी हमने कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतनी बात यहाँ पर खत्म हो गई। ये क्या है, हमें गिवन है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, अब हमें बोला कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया, इसका रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। किसका रेट फाइंड करना है, सरफेस एरिया का रेट फाइंड करना है, इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, जब लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा, तो बात की बात है। ये लास्ट वाली लाइन हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोला है, सरफेस एरिया में जो रेट चेंज हो रहा वो हमें फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट चेंज होगा, वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट। तो सरफेस एरिया में भी क्या किसके रिस्पेक्ट चेंज होगा, टाइम के ही रिस्पेक्ट चेंज होगा। बस इतनी बात हमें यहाँ पर समझना है। कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और कहाँ पर, जब यहाँ पर इसकी एज जो होगी वो क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर फिर जहाँ जहाँ इसकी एज रहेगी वहाँ पर हमें 12 रखना है, वही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर हो गई ना बात। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की है, वॉल्यूम की बात की है, तो हमें मालूम है कि अगर मान लिया जाए कि इसकी एज क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। अगर एज इसकी अगर एक्स है तो ठीक है। और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पहले हम रफ समझ लेते फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 6x² हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। हमें डी का v का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट। ये फंक्शन किसका है, x के रिस्पेक्ट। तो फिर हम चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, और वो कैसे करेंगे इधर हम यहाँ पर समझते हैं। हम सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी द एज ऑफ क्यूब, ठीक है। ये क्या है, x क्या है, इसकी एज है। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब,
सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, यस हम इसको सरफेस एरिया को यस सपोज कर लेते हैं 6ax²। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना, हमें क्या करना है, ds/dt की वैल्यू फाइंड करना है, ds/dt की वैल्यू फाइंड करना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, यही तो पूछा है हमसे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यस किसका फंक्शन है, सरफेस एरिया किसका फंक्शन है, यस किसका फंक्शन है, एक्स का। डायरेक्ट आप टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, इसलिए ds/dt, ये चेन रूल वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, चेन रूल वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ds/dt, यस किसका फंक्शन है, एक्स का। कॉन्सेप्ट समझना, सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। यस किसका फंक्शन है, एक्स का। यस का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है हमें, टी के रिस्पेक्ट। क्यों करना है, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा वो काय के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा, टाइम के रिस्पेक्ट। इसलिए सरफेस एरिया में भी जो चेंज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट आएगा, टाइम के ही रिस्पेक्ट आएगा। यस जब एक्स का फंक्शन है तो हम टी के रिस्पेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टोटल ये इसका कॉन्सेप्ट चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो dx हो जाएगा। जिसका फंक्शन रहेगा वो आपको ऐसे में क्रॉस में लिखना है। ठीक है, आपको जरूरत क्या है, काय की है, ds/dx की, इसकी वैल्यू निकालना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ds/dx की। इसका मतलब यस का हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत हमें पड़ेगी। dx/dt कहाँ से मिलेगा, तो हमें इसकी हेल्प से मिलेगा। यहाँ पर भी हम चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसकी हेल्प से हमें मिलने वाला, देखना कैसे करेंगे हम। देन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ आपके पास में जो भी फंक्शन है, जैसे v है, v किसका फंक्शन है, एक्स का, तो v का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके ही रख दो, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी और सारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इतना याद रख लेना आप। यस किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यस का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, dv/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पावर, या एक स्टेप में लिख देता हूँ मैं, x³। क्या हो जाएगा, पावर जाएगी सामने और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ds/dx इज इक्वल टू d/6 जो है वो कांस्टेंट बाहर लिखा, d/dx और x² इज इक्वल टू, है ना, 6 कांस्टेंट है और x² का हमें डिफरेंशिएशन करना है। 2 जाएगा सामने तो क्या हो जाएगा 12, और x की पावर क्या हो जाएगी 1, और रिड्यूस होगी तो 12x आ जाएगा। क्लियर, इनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ हमें क्या गिवन है, dv/dt इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8 cm³ ये क्या है, गिवन। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो dv/dt की वैल्यू क्या होती है, dv/dt इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt जैसा हमने इसके लिए किया ना, सेम वही काम यहाँ पर करना होगा। v किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना, v किसका फंक्शन है, एक्स का, इसलिए आपको यहाँ पर dx लिखना है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, इसी कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम, तो फेमिलियर हो जाओगे आप क्वेश्चन से, और सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज है। फिर थोड़े से एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में मेजर क्वेश्चन इसी टाइप के मिलने वाले हैं। यहाँ पर dv/dx की वैल्यू देखिए ना, जरूरत पड़ गई ना, dv/dx की वैल्यू क्या है, 3x² इंटू dx/dt की वैल्यू क्या है, नहीं मालूम। dv/dt की वैल्यू क्या है, dv/dt की वैल्यू ये हमें गिवन है, कितनी है, 8 है। तो dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx/dt ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगी, dx/dt इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/3x², 8/3x², सही है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो dx/dt की वैल्यू हमें मिल गई। मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें तो ds/dt निकालना था, ये सब क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए dx/dt की बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही निकाल के रख दिया। ठीक है, अगेन ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds/dt dt और dx
डी एस बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है, एस का एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया होगा कहीं हमने, ये है 12x, कितना है 12x, इंटू डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय 3x², सही है, इतना हो गया। और ये काय की वैल्यू हो गई डी एस बाय डी टी की वैल्यू हो गई। अब क्या बोला है, वैसे यूनिट लिखना चाहे तो यहाँ पर भी हम यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया 2 डायमेंशन यूनिट आएगी यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से 1 से कैंसिल हो गया, 3 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, और 32 डिवाइडेड बाय x आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसकी वैल्यू है डी एस बाय डी टी की वैल्यू। अब 8 से इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर बोला है ना, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू 12 रख देते हैं, क्या हो जाएगा डी एस बाय डी टी 8 x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 12 रख देते, तो 32 डिवाइडेड बाय 12, और किससे कैंसिल हो जाएगा 3 से या 4 से कैंसिल कर देते हैं ना, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 एंड 2/3 डी एस बाय डी टी, और x इज इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा, यूनिट क्या होगी इसकी, सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। और एक बार शॉर्ट में समझेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि इसी कॉन्सेप्ट पर आप अब आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहेगा क्वेश्चन में, एक बार तो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लाइफ टाइम इसकी जो एप्लीकेशन चेंज रेट ऑफ इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों केस में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बिल्कुल सिंपल काम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसका, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब, वी से मैंने इसको इंडिकेट किया है। चेंज ऑफ रेट ऑफ वॉल्यूम कितना गिवन है, इतना गिवन है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, एट द रेट ऑफ इतना। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा वो पूछा है, तो हमने यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। ये पूछा है और इतना हमें गिवन है। कंसंट्रेट करो कि क्या गिवन है, वॉल्यूम का रेट चेंज दिया हुआ है, तो पहले तो वॉल्यूम का यहाँ पर फार्मूला लिख दो, शुरुआत ही यहाँ से करना हमें, जो पूछा है उसका फार्मूला लिख दिया। दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना ही है, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। हमने क्या किया, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट, इसमें भी जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन करके रख दिए पहले से। ये गिवन है, जो गिवन है उसी को आपको एक्सटेंड करना है। देखना किसके, v का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, t के रिस्पेक्ट, v किसका फंक्शन एक्स का, तो आपको हमेशा ऐसा चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, डी बाई डी टी और dx। हमने इस पर पर्टिकुलर पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी, है ना, चेन रूल पर। तो मैंने शुरू में बताया कि जब तक हमारा डिफरेंशिएशन कवर नहीं होगा या क्लियर नहीं रहेगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम जाएगी। तो ये चेन रूल है, कैसे आता है वो सारी चेन रूल में हमने बहुत सारी बातें सीख ली थी, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी पढ़ा या याद नहीं है तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि डी बाई डी टी नया वेरिएबल कौन आ गया, एक्स आ गया, इसलिए dx। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, इधर कहीं पर निकाल के रखी हमने, डी बाई डी एक्स की वैल्यू 3x², dx बाई डी टी की वैल्यू नहीं मालूम, डी बाई डी टी की वैल्यू 8 ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, जो कि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। ds बाई डी टी, तो ये भी टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, चेन रूल वाला, ये लिख दिया dx ds बाई dx की वैल्यू इतनी है, और dx बाई डी टी की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रख दी, कैंसिल वैंसिल किया, इतना आ गया, और x की वैल्यू 12 रखी, तो अपना फाइनल आंसर आ गया। यूनिट को संभल के रखना है, जहाँ पर भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में यूनिट दी है तो, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और
जैसे रेडियस की या एज की या लेंथ की बात करेंगे तो सेंटीमीटर। बस ये वाली छोटी बातें हैं जो 9th क्लास में हमने 9th क्लास 8th क्लास से यूनिट लिखते आ रहे हैं, वही बातें हमें यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ में जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे वो उसकी यूनिट डिवाइडेड बाय में यूनिट लिखना है। तो यूनिट का भी हमें यहाँ पर खास ध्यान देना होगा, ठीक है। और बाकी हम और भी क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। आप पहले एक सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कौन चेंज हो रहा? रेडियस चेंज हो रहा। अगर मान लिया जाए कि रेडियस आर है तो किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा? चेंज रेट ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे पता चला? क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया ना, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई? रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। तो dr बाई dt की वैल्यू तो हमें गिवन है। आगे क्या बोला? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या फाइंड करना हमें? इसके एरिया में क्या चेंज आ रहा, किसके रिस्पेक्ट? जब रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा तो एरिया भी तो टाइम के ही रिस्पेक्ट चेंज होगा ना भाई। पहले क्या था? सर्कल छोटा सा था, तो फिर टाइम के रिस्पेक्ट फर्स्ट सेकंड में इतना बड़ा था, सेकंड सेकंड में बड़ा हो गया, थर्ड सेकंड में फिर और बड़ा हो गया सर्कल। तो इंक्रीज होते हुए जा रहा और टाइम के रिस्पेक्ट इसकी रेडियस चेंज होते जा रही है, ठीक है ना। तो फिर एरिया भी तो टाइम के ही रिस्पेक्ट चेंज होगा, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा एरिया बढ़ते जाएगा। तो एरिया में जो चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट, तो dA बाई dt की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा कि r रेडियस है, इसका मतलब एरिया की अगर बात करेंगे तो एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता। ये किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। इसलिए हमें क्या करना होगा? dA बाय dt और dr यहाँ पर लिखना होगा। तो dr बाई dt की वैल्यू मालूम है, dA बाई dr की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो और वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? तो सिंपल काम है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि लेट r बी the radius of the circle ठीक है, circle and its area and its area ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? ये से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। सिंपल सी बात है कि ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है? आर का फंक्शन है। तो आर के रिस्पेक्ट तो डिफरेंशिएशन कर ही दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? आर के रिस्पेक्ट तो आर की पावर क्या है? 2 है। पाई कांस्टेंट है तो जैसे कि वैसे लिखेंगे हम। आर की पावर 2 है तो 2 जाएगा सामने, ये कर दिया। और आर की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जो भी पावर रहेगी वो सामने जाएगी और उसकी पावर में से 1 डिक्रीज हो जाएगा। चाहो तो आप फार्मूला भी लिख दो, डी बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? यानी एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1 होता है। जो पावर रहेगी वो सामने जाएगी और पावर में से 1 डिक्रीज होगा। इतना हो गया। नाउ अच्छा, हमें क्या गिवन है? एंड डी आर बाय डी टी की वैल्यू हमें गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना गिवन है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ क्या फाइंड करना हमें? dA बाय dt, क्योंकि एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट क्या चेंज आ रहा है यही तो हमें फाइंड करना है। dA बाय dt। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो डायरेक्ट t का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है? r का फंक्शन है। इसलिए dr बाय dr, dr बाय dr। dA बाय dr की वैल्यू कितनी है? 2 पाई r, 2 पाई और r। और dr बाय dt की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 पाई r dA बाय dt। अच्छा, यूनिट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? एरिया है ना। और बात काय की चल रही? जो रेडियस इसकी इंक्रीज हो रही काय में? सेंटीमीटर में हो रही इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टाइम क्या है? सेकेंड है ना, पर सेकेंड है। तो सेंटीमीटर एरिया है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्या बोला है? एट आर इज इक्वल टू, जब रेडियस क्या होगी? 10 होगी, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन डी ए बाय डी डी टी और 8 आर इज इक्वल टू 10।
r इज इक्वल टू 10, मतलब जहाँ जहाँ r है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 10 रखना है। तो 6 इंटू पाई इंटू 10 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डी ए बाय डी टी और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चेंज रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। ठीक है, जो टाइम के रिस्पेक्ट इसमें जो चेंज हो रहा है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड चेंज होगा। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे, बस कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के प्रॉपर तरीके से समझना है और फिर उसके बाद में आप चाहो तो रफ पर भी ले सकते कि हाँ इसमें क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो क्या इंक्रीज हो रहा, एज इंक्रीज हो रही है। अगर क्यूब है तो हम अगर सपोज करें कि एक उसकी एज सपोज कर लेंगे, तो उसकी एज में जो चेंज हो रहा किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट, कैसे पता चला, तो यहाँ पर जो इसकी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट दी हुई है। ठीक है, मतलब उसके एज में चेंज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कहाँ से पता चला, इसका टाइम पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट इसकी एज में चेंज हो रहा। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। अब इसका क्लियर सी बात है कि ये क्यूब था और इसकी एज बढ़ती हुई जा रही है, और जब एज बढ़ेगी तो सारी एज बढ़ेगी तो क्यूब बड़ा होते हुए जाएगा कि नहीं, और जब क्यूब बड़ा होगा तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और किसके रिस्पेक्ट इंक्रीज होगा, जिसके रिस्पेक्ट इसकी एज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसी के रिस्पेक्ट इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो डी वी बाय डी टी हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्लियर, हम सपोज कर लेते सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हम सपोज कर लेंगे लेट एक्स बी एज ऑफ क्यूब। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वॉल्यूम, v इज इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब। ये फार्मूले मालूम होना चाहिए 9th-10th क्लास के जो फार्मूले। भाई वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो ये साइड का क्यूब लगा दिया हमने। इसका अगर v का t के एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमेशा जब यहाँ पर टी दिया है तो आप एक्स की रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि v किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स की ही रिस्पेक्ट हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। एंड हमें गिवन है dx बाय dt इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या गिवन है, यहाँ हमने ब्रैकेट में गिवन लिख दिया। नाउ क्या बोला है, dv बाय dt हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्या होगा dv बाय dt। v किसका फंक्शन है, एक्स का, तो t के रिस्पेक्ट थोड़ी डिफरेंशिएट करेंगे हम डायरेक्ट। v किसका फंक्शन है, एक्स का, तो dv बाय dt, जब x का फंक्शन है तो dx इज इक्वल टू dv बाई dx की वैल्यू क्या है, पहले ही निकाल के रख दी हमने 3x² और इंटू dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 9x²। और वॉल्यूम की बात की है तो dt, वॉल्यूम की बात की है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हमें ये मालूम है कि इसका जो वॉल्यूम है वो टाइम के रिस्पेक्ट कितना चेंज होगा 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट सहित हमने यहाँ पर लिख दिया। यदि हमसे क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता तो यही इसका आंसर हो जाता, लेकिन क्या बोला है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर कंडीशन है व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन क्या हो जाएगा dv बाय dt और x इज इक्वल टू क्या है 10 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 10 रख देते हैं हम, तो 9 इंटू 10² और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाय dt और 8x इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई ना बात, सिंपल है। क्या पूछा था इसमें, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, जब इसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, तो हम बता सकते हैं क्या किस रेट से इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
इज इक्वल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट x इज इक्वल टू 10 इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into a quick lake and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन को देख के पहचानना है और खास करके यूनिट को देख के पहचानना है। देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से और एक बार, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, क्या बढ़ रहा है इसका, क्या इंक्रीज हो रहा, रेडियस इंक्रीज हो रहा कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा कि इसका सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रहा, क्या इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि यूनिट जो है वो क्या है, 1 डायमेंशनल है, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और जब सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब क्लियर सी बात है कि रेडियस ही इंक्रीज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम कैसे पता चला, क्योंकि पर सेकेंड है। ठीक है, तो अपना यूनिट से भी काफ़ी कुछ काम हो जाता है, तो ये याद रहे कि उसको प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर समझना है। ये हमें गिवन है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जब हो जाएगा इसका रेडियस, तब क्या होगा, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, उस टाइम पर क्या करना है, हमें एरिया उसका फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कब, जब 8 से इज इक्वल टू कितना है, 8 से इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल, इतना क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पर हमने पिछले क्वेश्चन किए भी है। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं हम कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, सर्कल इज r एंड एरिया, या देन एरिया भी बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव कितनी है, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना है। अब ये किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, तो a का r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, dA बाई dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r। जो पावर है वो सामने जाएगी और r की पावर 1 हो जाएगी। और इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं। नाउ अच्छा, एंड हमें क्या गिवन है, dr बाई dt कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या है, ये गिवन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम गिवन लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। नाउ क्या फाइंड करना है, dA बाय dt। ये किसका फंक्शन है, t का नहीं है, ये किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, dA बाय dt और dr dr। तो dA बाय dr की वैल्यू क्या है, 2 पाई r और dr बाय dt की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर 5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई r और dA बाय dt।